नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। गले में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है और जो मेरा गला है काफ़ी सूजा हुआ है, तो इसलिए आप लोग के समक्ष में सेशंस को लेकर के नहीं आ पा रहा था। लेकिन आने वाले समय में 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और अंतिम समय में आप लोगों के रिवीजन के लिए कुछ बेहतर चीज़ उपलब्ध करवा पाऊँ, इसके लिए मेरे हाथ एक लगा इतिहास कैप्सूल, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। और यह जो बुक है, अगर हम लोग बात करें बुक की, तो ध्यान रखिएगा, न केवल बीपीएससी के लिए अपितु जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आपका एसएससी का प्रतियोगी परीक्षा हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एनडीए, सीडीएस, सीआरपीएफ, राज्य पीसीएस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिवीजन सेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स अरिहंत के द्वारा यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मैंने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ा भी है और मुझे ये बुक काफी अच्छी लगी। तो इसी के आधार पे हम लोग ये सेशन को कवर करेंगे और 71वीं बीपीएससी के लिए मैं 3 चीजों को यहाँ पर लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूंगा। 71वीं बीपीएससी की जब हम लोग अगर बात करें तो ध्यान रखना है हमें कि 3 चीजें हम लोग लेकर के चलेंगे। हमारा हिस्ट्री हो जाएगा, इसमें भी मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया पे मूल फोकस रहेगा। दूसरा हमारा फोकस होने वाला है साइंस के ऊपर में, ये ध्यान रखिएगा, साइंस से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण सेशन हो जाएगा ज्योग्राफी और पॉलिटी का। तो ये चारों बुक का मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के एग्जाम से पहले मैराथन के साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस फॉर्मेट में आप लोगों के लिए उपलब्ध करा पाऊँ ये बुक। इसके अतिरिक्त जो भी हमारा सेशन चल रहा था करंट अफेयर्स का दृष्टि के ऊपर में, उसे भी काफी लिमिटेड करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, ताकि अधिक से अधिक आप लोग यहाँ से लाभ उठा पाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि अगर मैं एक सूचना आप लोग को दे दूं, तो गले में काफी ज्यादा तकलीफ है मेरी, जिसके कारण सेशन ऑलरेडी आ नहीं पा रहे थे और ये जो तकलीफ है मेरी काफी ज्यादा बढ़ गई है और जिसके कारण बोलने में भी काफी कठिनाई का अनुभव मैं कर रहा हूँ। अभी आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि जो मेरी आवाज है थोड़ी सी बैठी हुई है, तो काफी ज्यादा सूजन है गले में। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब हम लोग जुड़े हुए हैं तो हम लोग साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले अगर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करें तो उसकी पृष्ठभूमि के रूप में हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूरोपीय कंपनियां जो थी वो समुद्री मार्ग से वो भारत आने लगी। क्या पूर्व में इससे पूर्व अगर हम लोग देखें तो क्या भारत के साथ में पश्चिमी देशों का व्यापार होता था, यूरोप का व्यापार होता था? यदि व्यापार होता था तो उसमें किस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हुए हैं और क्या क्या परिणाम यहाँ पे निकल करके सामने आए हैं, इस मैप को देख करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आज का हमारा तुर्की है, आज का हमारा तुर्की है और तुर्की के क्षेत्र में ही हम लोगों ने देखा था कि 15वीं शताब्दी में उस्मानिया सल्तनत की स्थापना हो जाती है, जिसके कारण भारत और यूरोप के मध्य जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वह व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम लोग यूरोप के इतिहास को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, वहां पर पुनर्जागरण काल से पूर्व के काल को हम लोग अगर देखें तो वहां पर क्रूसेड या धर्म युद्ध का काल भी हम लोग एक देखते हैं, जो कि इस्लाम और क्रिश्चियन या ईसाई धर्म के अंतर्गत हुआ था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे उस कालखंड में। तो जब तुर्की पर उस्मानिया सल्तनत का आधिपत्य स्थापित हो जाता है तो यूरोप और भारत के साथ जो व्यापारिक स्थलीय मार्ग थे वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के बहुत सारे शासक और बहुत सारे शासित नाविक जो थे वो भारत के साथ समुद्री व्यापार के लिए मार्ग ढूंढने में लग जाते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो पुर्तगाल के एक हेनरी द नेविगेटर के नाम से हम लोग जानते हैं इस शासक को। इन्होंने इन उत्साही नाविकों को काफी सहायता प्रदान की और इन्हें प्रोत्साहित भी किया था और इन्हीं में से एक नाविक थे बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने सबसे पहली केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1488 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पुर्तगाल से चल करके अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पे पहुंचता है, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा गया। इसे अन्य रूप में हम लोग तूफानी अंतरीप या आशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या आशा अंतरीप या उत्तम आशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। बाद में जब वास्को डी गामा ने इसी रूट को फॉलो किया
तो उसके एक अब्दुल मजीद नामक गुजराती नाविक की सहायता प्राप्त होती है और वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापार के लिए एक नवीन व्यापारिक समुद्री मार्ग की खोज की, जो कि वह कालीकट के जब बंदरगाह पर पहुंचा था तो यह इसकी सफलता की पहला चिन्ह देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्थलीय मार्ग के अवरुद्ध हो जाने से यूरोप के जो देश थे वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को कायम रखने के लिए समुद्री मार्गों की खोज की। इसी सिलसिले में वास्को डी गामा ने भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में की थी। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले पुर्तगीज या पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती 1498 ईस्वी में। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की जाती है। यहाँ पे डेट ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं पे डेट आप लोग को मिल जाएगा 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बाद में उसे भारत के साथ या पूर्व के देशों के साथ जो व्यापार था उसका एकाधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। वहीं इसके पश्चात डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो कि 1664 में हुई थी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन सभी ईस्ट इंडिया कंपनी में से पहली सरकारी कंपनी थी। इसे सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अब यदि भारत आने के क्रम को यदि हम लोग देखें तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी, तो पुर्तगीज। भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे। ये ध्यान रखिएगा, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो थे आपके हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज भारत आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, डेनमार्क के निवासी, और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक समूह थे वो लोग भारत में प्रवेश करते हैं। इसके उपरांत अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने छोटा सा एक मैप भी बनाया था। पहले हम लोगों ने इसे क्लियर कर ही लिया है। तो चलिए, तो अगर पुर्तगाली कंपनी की बात करेंगे या पुर्तगीज की बात करेंगे तो सबसे पहला पुर्तगाली यात्री था हमारा वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में इसका भारत आगमन हुआ था और इसी ने सबसे पहली बार भारत के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की थी। और इसमें इसे गुजराती नाविक अब्दुल मजीद की सहायता प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो कालीकट जब ये पहुंचता है तो वहां का शासक था जमोरिन। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण तथ्य है कि कालीकट के शासक की उपाधि थी जमोरिन और यह वहां का 14वां जमोरिन या 14वां शासक था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। इस शासक का नाम था एक्चुअली मन्ना विक्रम। कालीकट के जिस शासक के पास में सबसे पहली बार वास्को डी गामा पहुंचा था उसका नाम था मन्ना विक्रम और यह कालीकट का 14वां जमोरिन था। 1502 में कालीकट ये फिर से आता है और 1524 में जब ये तीसरी बार इसका आगमन होता है तो उसी दरमियान इसकी मृत्यु हो जाती है और कोच्चि के निकट इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत की यात्रा की थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। अब पहली बार जब वास्को डी गामा भारत आता है तो अपने साथ बेसिकली वह काली मिर्च ले गया था। अपने साथ क्या ले गया था? काली मिर्च, ध्यान रखिएगा। और काली मिर्च जब वो ले गया यहाँ से तो इसमें जो व्यापारिक मुनाफा हुआ था वास्को डी गामा को, तो वो सारा खर्च काट करके 60 गुना लाभ वह कमाया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पहली व्यापारिक कंपनी थी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत में निश्चित कार्यकाल वाला अपना वायसराय नियुक्त किया था। सबसे पहले वायसराय नियुक्त करने वाले पुर्तगालीज थे, ये ध्यान रखिए। निश्चित कार्यकाल वाला वायसराय की नियुक्ति पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपने राज्य के विस्तार या अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन यहाँ पे किया, जिसे हम लोग शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था का सूत्रपात किया था। और कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो था वह बेसिकली एक
परमिट व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से पुर्तगालियों से पहले व्यापार के लिए परमिट लेनी होती थी और बाद में हिंद महासागर में वो व्यापारी या वह जो व्यापारिक समूह है वह अपना जो नाव है वह उतार सकता था हिंद महासागर में। अगर व्यापारी लोग पुर्तगालियों से वह परमिट कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत नहीं लेते थे तो उनके नाव को पुर्तगाली नौसेना, जिसे आर्मेडा कहा जाता था, ध्यान रखिए पुर्तगाली नौसेना को आर्मेडा कहा गया, वह आर्मेडा उस व्यापारिक काफिले को समुद्र में ही डुबो देती थी। अब इनका वर्चस्व समुद्र के ऊपर इतना था कि मुगल शासक अकबर के शासन काल में जो हमारा मुगल व्यापारिक बेड़ा था उनको भी पुर्तगीज कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था के तहत परमिट लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था। तो इतनी महत्वपूर्ण ये एक यहाँ पर व्यवस्था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा बनाई गई थी। दूसरा अगर हम लोग वायसराय देखें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो कि 1509 में भारत आया था। 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगीज क्षेत्रों का वायसराय के रूप में यह कार्य किया था। यदि हम लोग देखें तो भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही जानते हैं और इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त की। ध्यान रखें 1510 में ही पुर्तगीज जो थे उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था और यूसुफ आदिल शाह उस समय के बीजापुर के सुल्तान थे। इससे युद्ध करके अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा का क्षेत्र यूसुफ आदिल शाह से छीना था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन यह इतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ था। साथ में ध्यान रखिएगा कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आता है तो उसने भारतीय क्षेत्रों में पुर्तगालियों के बसने के लिए एक नवीन नीति का प्रतिपादन किया था, जिसके माध्यम से पुर्तगीज लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान की थी। इनफैक्ट अगर हम लोग कहें कुछ सोर्सेज में लिखा जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगीज लोगों को भारत में बसने के लिए भारतीय महिलाओं के साथ व्यभिचार करने की छूट प्रदान कर दी थी। तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क की एक घृणित या घिनौनी नीति के रूप में भी इसे देखा जाता है। अब यहीं पे कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले 1505 ईस्वी में श्रीलंका के लिए समुद्री मार्गों की खोज की थी और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना भारत में कोचीन में स्थापित की थी, जो कि 1503 में स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त सैन्य टोमे नाम का एक स्थान है, ध्यान रखिए सैन्य टोमे या आपका सैन्य थोमे बोल करके यह स्थान है, जो कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगाली फैक्ट्री थी। कालांतर में यह काफी प्रसिद्ध हुई थी और अंग्रेजों ने इस पर अधिकार भी कर लिया था, ये ध्यान रखना है हम लोग को। बाद में मराठाओं के द्वारा सालसेट और बसीन पर 1739 ईस्वी में अधिकार कर लिया गया था, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थे। पुर्तगालियों के बाद प्रमुख शक्ति के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो अंग्रेज हैं और भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज नागरिक की बात करेंगे तो यहाँ पे दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला नाम आपका हो जाएगा थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस एक पादरी था जो कि 1579 में पहली बार गोवा आया था और यह एक अंग्रेज पादरी था, ईसाई धर्म प्रचारक था। लेकिन कुछ स्रोतों में हम लोग देखते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था, जो कि 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से वह भारत आया था। ये ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्डन हॉल या थॉमस स्टीफेंस, ये दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में जो भी मिलेंगे वहां पर आप ये आंसर दे सकते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कैप्टन हॉकिंस के नाम को, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा जॉन मिल्डन हॉल और थॉमस स्टीफेंस, ये दोनों व्यक्तियों के नाम आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे बात करें 1599 ईस्वी में, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जो कि मैंने पूर्व में ही आप लोग को बोला था कि 1600 है, यहाँ पर 1599 कुछ एक सोर्स में दिया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1599 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसका नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा
नाम था। और इस कंपनी की स्थापना में कुल 217 साझीदार थे, ये ध्यान रखिएगा। 217 पार्टनर्स ने मिल करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। और 1600 ईस्वी की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे हम लोग एलिजाबेथ प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और यह जो व्यापारिक एकाधिकार पत्र था, यह उन्हें 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया था। साथ में जेम्स प्रथम की बात करेंगे तो जो एलिजाबेथ टेलर जो प्रथम के हस्बैंड थे, पति थे, उन्होंने इस कालावधि को बढ़ा करके अनिश्चित काल कर दिया था। यानी पूर्व के देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का जो एकाधिकार था, तो वह दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और यह दिया गया था जेम्स प्रथम के द्वारा। इसके उपरांत हम लोग बात करेंगे तो 1608 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि विलियम हॉकिंस जो है, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आता है, और वह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। और वह जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करता है, ये ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में वह बात करता है। कौन? आपका विलियम हॉकिंस। और इसके साथ में एक आर्मेनिया का दुभाषिया भी था, ये भी ध्यान में हमें रखना है। जब जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में विलियम हॉकिंस पहुंचता है, तो उसे 400 का मनसब दिया जाता है, मनसबदार बनाया जाता है। और जहांगीर उससे इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे इंग्लिश खान की उपाधि उसे प्रदान की थी। अब यहाँ एक अन्य तथ्य मैं बता दूं कि विलियम हॉकिंस जिस जहाज से भारत पहुंचता है, उसका नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, या कुछ एक सोर्सेज में आपको मिल जाएगा हेक्टर। हेक्टर ध्यान रखिएगा, रेड ड्रैगन या हेक्टर विलियम हॉकिंस के जहाज का नाम था, जिससे यात्रा करके वो भारत तक पहुंचा था। इसके पश्चात जब विलियम हॉकिंस भारत पहुंचता है, तो उसका मूल उद्देश्य था भारत के साथ में व्यापारिक संधि करना और भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना। इसी सिलसिले में हम लोगों ने देखा कि पहली बार सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की थी, जो कि असफल रहा था। ये 1608 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि असफल था। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के तट पे है या भारत के पूर्वी तट पर है, वहां पर 1611 में पहली बार अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, जो कि सफल रही थी। उसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 1613 ईस्वी में पुनः सूरत में एक कोठी की स्थापना की जाती है, जो कि भारत में अंग्रेजों की दूसरी कोठी थी। और यह जो कोठी थी, इसकी स्थापना गुजरात के गवर्नर थे तत्कालीन खुर्रम। खुर्रम के अनुमति से इस कोठी की स्थापना 1613 में की जाती है, जिसके निदेशक थे या जिसके तत्कालीन जो संस्थापक के रूप में थॉमस एल्डवर्थ को जाना जाता है। थॉमस एल्डवर्थ यहाँ के स्थायी निदेशक थे, ये ध्यान रखिएगा, जिनके निर्देशन में ही पहली बार 1613 ईस्वी में सूरत में पहली सफल कोठी की स्थापना की जाती है। कैप्टन हॉकिंस के उपरांत थॉमस रो का आगमन होता है, वह भी जहांगीर के दरबार में, वह भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आते हैं। और इनका मूल उद्देश्य था जहांगीर और शाहजहां से व्यापारिक छूट प्राप्त करना, लेकिन उतना ये अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डच या नीदरलैंड, या हम लोग कह लें हॉलैंड के निवासी, और ये भारत व्यापार करने के लिए आते हैं। तो प्रथम डच यात्री की जब हम लोग बात करेंगे तो कार्नेलियस दी हस्तमान, कहीं कहीं दी हस्तमान भी आप लोग को मिल जाएगा, कहीं कहीं डी हाउटमैन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। कार्नेलियस दी हस्तमान जो था भारत आने वाला पहला डच यात्री था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत पहुंचा था। अब यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि डच लोग जो थे वो सबसे पहले इंडोनेशिया गए थे, जहां पर सुमात्रा पहुंच करके ये लोग अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हैं। और भारत की जब बात करेंगे तो भारत में डच व्यापारिक कंपनी ने अपना पहला जो व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की, वो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में करते हैं। इसके पश्चात उन्होंने 1610 ईस्वी में
अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना पुलिकट में करते हैं, जो कि कालांतर में डच मुख्यालय बनाया गया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी पुलिकट के कार्यालय से या कारखाने से पहली बार डचों ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसे हम लोग पैगोडा के नाम से जानते हैं। पैगोडा डचों के द्वारा पुलिकट से जारी किया गया स्वर्ण मुद्रा का नाम था। कालांतर में यदि हम लोग देखें तो जितनी भी कंपनियां भारत में आई थी, यूरोपीय कंपनियां विशेष रूप से, उनमें से केवल डच ही ऐसे थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। ये केवल एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पे रहते हैं और भारतीय शासक वर्ग के अंदरूनी लड़ाइयों या किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में ये न कभी उलझे, न कभी उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास ही इनके द्वारा किया गया। ये हमेशा से व्यापार पर अपना फोकस करते थे। और पहली बार हम लोग देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में औद्योगिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की थी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए। इसके उपरांत हम लोग देखेंगे कि एक युद्ध है बेदरा का युद्ध। ये ध्यान रखिए, बेदरा का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1759 ईस्वी में यह लड़ा गया था अंग्रेज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। इस युद्ध में डचों की पराजय होती है और उसके उपरांत डच हमेशा के लिए भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। एक बेदरा का युद्ध ध्यान रखिएगा 1759 में, और ठीक अगले वर्ष 1760 ईस्वी को ध्यान रखिएगा, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये कर्नाटक युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी और यह परिणति के रूप में देखी जाती है भारत में फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में। तो आगे हम लोग देखेंगे, जब कर्नाटक का युद्ध देखेंगे तो वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था वहां पर हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो 1616 में ये भारत आते हैं। डेनमार्क के ये लोग निवासी थे। 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना ट्रंकवार तंजौर तमिलनाडु में करते हैं। वहीं 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना बंगाल के श्रीरामपुर या श्रीरामपुर में करते हैं। लेकिन जब इन्हें यह लगा कि भारत में व्यापार करना इनके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, तो इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच दिया और भारत से चले गए। ये ध्यान रखिएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच दिया जाता है। इसके पश्चात आते हैं फ्रांसीसी, जो कि सबसे अंत में भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी और फ्रांस के मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से ही लुई 14वें के शासन काल में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए, फ्रांस का शासक था लुई 14वां, उसके कार्यकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और तभी व्यापारिक कंपनियों में से यह एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिस पर सर्वाधिक सरकारी नियंत्रण था या सरकारी पैसे से इस कंपनी का निर्माण किया गया था। इस कंपनी के स्थापना की बात करेंगे तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसका नाम रखा गया था कंपनी द इंड्स ओरिएंटल। कंपनी द इंड्स ओरिएंटल इस कंपनी का नाम रखा गया, जिसका प्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया जाता है। सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी 1668 ईस्वी में, जिसके संस्थापक थे फ्रैंको कैरो। ये ध्यान रखिए, फ्रैंको कैरो ने पहले कारखाने की स्थापना की थी सूरत में। इसके बाद 1674 ईस्वी में इन्होंने पुडुचेरी को प्राप्त किया था। पुडुचेरी पर अधिकार किया था किससे? तो शेर खां लोदी से, जो कि आपका बालीकुंडापुर के सूबेदार थे। और शेर खां लोदी को फ्रांसिस मार्टिन ने पराजित किया था और कालांतर में पुडुचेरी के संस्थापक के रूप में हम लोग फ्रांसिस मार्टिन को जानते हैं। और फ्रांसीसियों के उपरांत स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी। लेकिन स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उतना दखल भारत में नहीं देखा जाता है, इसलिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही साथ आप लोग का रिवीजन यहाँ से अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो आज के इस सेशन के इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।